हमने पिछली कक्षा में ऊष्मा बजट उसके बारे में चर्चा की और कौन से कारक हैं जो समुद्र विभाग को ऊष्मा प्रदान करने में सक्रिय रहते हैं, क्या कारक हैं उसके बारे में अध्ययन किया। आज हम जो है महासागरीय भाग में तापक्रम का वितरण कैसा होता है उसको हम दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक तो क्षैतिज रूप से और एक लंबवत रूप से। दोनों में तापक्रम का वेरिएशन हमें देखने को मिला है, जिसे टेम्परेचर कैसे नोट किया जाता है। अलग अलग टाइप के थर्मामीटर्स हैं, पहली कक्षा में मैंने आपको बताया था। उन थर्मामीटर्स में को जब हम क्षैतिज रूप से अलग अलग स्थानों पर हमने नापा तभी हमें तापक्रम में वितरण देखने को मिला, और जब हमने उसको लंबवत रूप से अलग अलग गहराइयों में उसको नापा तभी हमें तापक्रम भिन्न भिन्न मिला। तो ये जो क्षैतिज और लंबवत तापक्रम है उसका वितरण क्या है, कैसा है, वो हम देखेंगे आज। पहले हम क्षैतिज वितरण को देखेंगे। क्षैतिज रूप से तापमान क्यों डिफरेंट होता है और कहाँ कहाँ कैसा रहता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो बिंदु आता है इसमें वह ये है कि समुद्री तापक्रम जो है महासागरीय का जो जलीय क्षैतिज वितरण है तापक्रम में, तो तापक्रम किस प्रकार से प्रभावित होता है। वो पहला कारक है अक्षांशीय विस्तार के आधार पर। हमें ये ज्ञात है कि सूर्य की किरणें सीधी जो है 23 डिग्री उत्तर से 23 डिग्री दक्षिण के मध्य जो है सीधी किरणें हमें वर्ष भर अलग अलग समय में देखने को मिलती है। तो जो सूर्य की किरणें जहाँ सीधी पड़ेगी वहाँ पर स्वाभाविक है कि जलीय भाग उस सूर्य की जो ऊष्मा है उसको अधिक अवशोषित करेगा, और जो 0 डिग्री से लेकर 23 डिग्री का जो भाग है उत्तर दक्षिण दोनों गोलार्ध में, उसमें तापक्रम महासागरीय जल का अधिक बना रहेगा। लेकिन जैसे जैसे हम दूसरा बिंदु है कि हायर लेटीट्यूड्स में जाएंगे, मतलब उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जाएंगे, तो हमें जो सी सरफेस का जो टेम्परेचर है, मतलब सतह का जो तापक्रम है, वह धीरे धीरे हमें कम मिलेगा। लेकिन यह प्रभावित होता है करंट्स के द्वारा। तो लोकल रीजन्स हमें वेरी कर सकते हैं, लोकल कारण हम देखेंगे कि तो उसमें डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। लेकिन मोटे तौर पर उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों की तुलना में तापक्रम जो है कम होता है। इसका उदाहरण देखो, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का उदाहरण लेते हुए मैंने तीसरा बिंदु समझाया है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर जहाँ पर गल्फ स्ट्रीम जाती है, गल्फ स्ट्रीम एक करंट है, करंट का नाम है, जो उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों की तरफ जाती है। कहाँ से? इक्वेटर से चलते हुए ये उत्तर की तरफ जाती है, और उत्तर में जो जलीय भाग है जो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में होने के कारण बनिस्पत ठंडा है, तो उस भाग को ये गर्म कर देती है। तो हमें ये देखने को मिला कि क्षैतिज वितरण सामान्य नहीं रहता है, समान नहीं रहता है। जहाँ ठंडा होना चाहिए वहाँ पर हमें गर्म जल धारा के आने के कारण वो भाग जो है उष्ण हो जाता है। और इसका जो मेन एग्जाम्पल है, प्रमुख उदाहरण जो है वो है गल्फ स्ट्रीम, जो उत्तरी अमेरिका के तटीय भाग के अंदर चलती है। और हमने ये देखने को मिलता है कि वो तटीय भाग उस समय में जहाँ उच्च अक्षांशीय क्षेत्र होते हुए भी वहाँ पर उष्ण जल धारा हमें देखने को मिलती है। चौथा जो वितरण है उसमें हमें जो देखने को मिलता है वो है आइसोथर्म्स के कारण। आइसोथर्म्स होती है समान ताप की रेखा। तो जो समताप रेखा है वह एक दूसरे के समांतर चलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब समांतर रहती है। जब महासागर का मध्य भाग हम देखेंगे वहाँ पर, लेकिन जब महासागर और स्थलीय भाग का मिलन होता है तो हम ये देखेंगे कि जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं महाद्वीपों के, पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं महाद्वीपों के, वहाँ पर तो हमें यह समताप रेखा दक्षिण की ओर मुड़ती हुई दिखाई देगी उत्तरी गोलार्ध में। और जो पूर्वी तटीय भाग हैं महाद्वीपों के, वहाँ पर हमें ये उत्तर की तरफ मुड़ती हुई दिखाई देगी उत्तरी गोलार्ध में। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो करंट्स हैं, महासागरीय धाराएं हैं, वो धाराएं क्या कर रही है, उनका एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जो है सर्कुलेशन चलता है। उत्तरी
अंध महासागर है, उसमें क्लॉकवाइज सर्कुलेशन चल रहा है वाटर का, जल का जो है क्लॉकवाइज सर्कुलेशन चल रहा है। इस कारण से जो इक्वेटर से जो धारा चली थी वह पश्चिमी सॉरी पूर्वी तटीय जो भाग हैं उस पर गर्म जल लेकर आ जाएगी। इस कारण से गर्म होने के कारण जो है समताप रेखाएं हमें उत्तर की तरफ मुड़ती हुई दिखाई देती है, और पश्चिमी तटों पर जो है ये हमें दक्षिण की ओर मुड़ती हुई दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ पर ठंडी जल धारा वहाँ पर आती है उत्तर से। तो ये डायग्रामेटिकली ज़्यादा अच्छा से समझाया जा सकता है अगर आप प्रेजेंस में हो बोर्ड पर, लेकिन चूंकि ये ऑनलाइन क्लासेस है तो इसको तुम्हें शब्दों के माध्यम से ही समझना पड़ेगा। और आप अपनी पुस्तक के अंदर इन समताप रेखाओं का वितरण देखें, इसका डायग्राम तुम्हें दिया हुआ मिलेगा, उसमें तो आप देखें तो आपको ये स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि समताप रेखाएं जो मुड़ती है जब तटीय भाग आता है तो कौन से तटीय भाग पर दक्षिण में मुड़ती है, कौन से तटीय भाग पर ये उत्तर में मुड़ती है, और क्यों मुड़ती है इसका कारण मैंने आपको स्पष्ट किया। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिसके आधार पर हमने जो क्षैतिज तापमान का वितरण है महासागर के अंदर, महासागरीय जल के अंदर, तो वो हमने समझा। अब हम देखेंगे कि लंबवत रूप से जब हम सागर की गहराई में जाते हैं तो क्या तापक्रम समान बना रहता है? नहीं बना रहता। तो उसका तापक्रम कैसे है? औसतन अगर हम देखेंगे तो टेम्परेचर जो है 100 मीटर से 1800 मीटर तक तो समान बना रहेगा, जैसा कि हमें सतह पर देखने को मिलता है वैसा का वैसा हमें 1800 मीटर की गहराई तक देखने को मिलेगा, क्योंकि इंसोलेशन जो है सूर्य का सीधा उसके अंदर आ रहा है। लेकिन 1800 से 4000 मीटर की गहराई पर हमें अलग अलग तापक्रम जो है डिफरेंस नज़र आता है। तापक्रम घटता है 2 से 15 डिग्री तक घट जाता है। जो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र हैं वहाँ पर 2 डिग्री तक कम हो जाएगा, और जो निम्न अक्षांशीय क्षेत्र हैं वहाँ पर 15 डिग्री तक तापक्रम घटता हुआ हमें दिखाई देगा, क्योंकि सतह का तापक्रम सतही जल का तापक्रम इक्वेटर पर भूमध्य रेखा पर अधिक होता है तो तापमान का ह्रास भी वहाँ अधिक होगा, लेकिन सतही जल का तापक्रम पोलर एरियाज के अंदर कम होता है तो वहाँ तापक्रम का ह्रास कम होगा। तो 2 से 15 डिग्री का वेरिएशन इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, और 1800 से 4000 मीटर की गहराई पर ये घटता है। तो इस घटने को जो प्रक्रिया है उसको एक वर्ड से समझाया जाता है, इसको हम कहते हैं थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन मतलब तापमान का घटना हो रहा है इस क्षेत्र में, इसलिए उस बेल्ट को हमने नाम दे दिया थर्मोक्लाइन, जो 1800 मीटर से 4000 मीटर की गहराई के बीच होती है। और तीसरा बिंदु उसी से संबंधित है कि ये भूमध्य रेखा पर क्यों अधिक ह्रास होता है तापक्रम का गहराई में, और ध्रुवीय क्षेत्र में क्यों ह्रास कम होता है तापक्रम में, ये मैंने अभी आपको समझाया। तो ये हमने आज की कक्षा के अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, क्षैतिज और लंबवत वितरण पढ़ा। अब चूंकि ये क्लास दोनों माध्यम के बच्चों के लिए है, हिंदी और इंग्लिश, इसलिए मैंने इंग्लिश में नोट्स लिखे हैं और हिंदी में मैंने आपको समझाया है। तो दोनों को, क्योंकि हम हिंदी भाषी राष्ट्र में रहते हैं, हिंदी हमारी प्रमुख भाषा है कम से कम उत्तरी जो भारत है उसमें, और चूँकि राजस्थान भी उत्तरी भारत में आता है तो अधिकांश लोग हिंदी समझ सकते हैं, इसलिए मैंने हिंदी में ये आपको समझाया है और इंग्लिश में आपको मैंने नोट्स के रूप में प्रस्तुत किया है। आप इसको हिंदी माध्यम वाले जो बच्चे हैं वो इसको नोट्स को मेरे लेक्चर को सुन के एक नोट्स बना सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले जो है उनके लिए नोट्स अवेलेबल है और उसको पढ़ के इंग्लिश में लिख सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। धन्यवाद।